पढ़ने का, इतना तो पढ़ेगा नहीं ना, देखो स्मार्ट लड़का। अब अगले भी नहीं बोलेगा पढ़ने के लिए। हाँ बोलो क्या ये, हाँ केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, तुम्हारा एक ही सीट है ना। चलो देखिए बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसा कि टॉपिक का नाम क्या है बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। तो इस चैप्टर का मोटिव क्या है, देखो बेटा, मोटिव यह है कि गैस की सारी प्रॉपर्टी उसकी काइनेटिक एनर्जी पर ही निर्भर करती है ना। यही हमको समझना है बेटा, और यही हमको साबित करना है। बात समझ गया ना, कि गैस की सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पे, है ना बेटा। तो देख, जैसा कि बेटा हम लोगों ने गैस के बारे में पढ़ते आए हो, आइडियल गैस लॉ क्या पढ़े हो बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना बेटा। पी क्या है बोलो, प्रेशर, है ना। वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल, आर गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर, है ना बेटा। केमिस्ट्री में तुम बहुत सारे पढ़ते हो कॉम्बिनेशंस, है ना, लेकिन फिजिक्स में बेटा हम लोग सिर्फ ऐसा यूनिट नहीं पढ़ेंगे। प्रेशर पुट करेंगे किसमें, पास्कल में। वॉल्यूम पुट करेंगे बच्चा लीटर में। एन नंबर ऑफ मोल, आर पुट करेंगे बेटा ऐसे यूनिट में। तो वैल्यू कितनी होगी, 8.314 अप्रोक्सीमेटली। इसको कर ले 25/3, है ना, सॉल्व करने में आसानी होगा। टी हमारा हो गया बच्चा टेम्परेचर, है ना। तो देख बेटा, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस लॉ है। इसका मतलब बेटा हम सिर्फ उन गैसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको कि आइडियल गैस कहा जाएगा, है ना बेटा। अब बात है कि हम किसको आइडियल गैस कहेंगे, आइडियल गैस होता क्या है ना। तो बच्चा आइडियल गैस कुछ नहीं होता है ना, ठीक है ना। कोई गैस होती है, उसको एक स्पेशल कंडीशन में डाल कर क्या बोलते हैं, आइडियल, है ना। पूरा ईमानदार आदमी कौन होता है, कोई नहीं होता है ना। वो अलग अलग कंडीशंस में ईमानदार होता है, अपने घर पे, अपने पड़ोसी के यहाँ, बोलो जी, है ना। बाकी और जहां दुकान चलाता है वहां 1 किलो बिल बोल के 900 सामान बेचता है, 900 ग्राम, है ना। तो वैसे आइडियल गैस कुछ नहीं होता है ना। गैसेज स्पेसिफिक कंडीशंस में कहीं जाएंगी आइडियल गैसेज, है ना बच्चा। तो देख, आइडियल गैसेज के लिए हम क्या क्या लेंगे, एजम्पशंस, आइडियल गैस एजम्पशंस। तो देख बेटा, आइडियल गैस एजम्पशंस क्या क्या है, मतलब गैस में हम क्या क्या एज्यूम करेंगे ताकि आइडियल माना जा सके, है ना बेटा। सबसे पहला मेरा एजम्पशन क्या है, देखो बेटा, ऑल gaseous atoms are very small, rigid spherical bodies। ठीक है बेटा, जैसे कि तुम स्फीयर बोलते हो ना, यू सोचो एक बहुत छोटा सा स्फीयर, है ना बेटा। और कैसा, रिजिड, मतलब डिफॉर्म करने अलाउड है कि नहीं, पिचकेगा भी नहीं, पूरा हमेशा गोल रहेगा। इसके मतलब दो बॉडी टकराएगा तो भी क्या होगा, शेप नहीं बिगड़ेगा। शेप नहीं बिगड़ेगा मतलब बेटा एनर्जी लॉस नहीं होगी, है ना, ठीक है। लेकिन अगर ये बात समझ में नहीं आई, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल क्या, जैसे मेरा साइज इस कमरे के मुकाबले में बहुत छोटा है ना। ये बिल्डिंग का साइज इस मोहल्ले के मुकाबले में बहुत छोटा है, और ये मोहल्ला इंडिया के लिए बहुत छोटा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी स्मॉल, किससे कंपेयर करना है ना बेटा। तो लिख देंगे क्या, वेरी स्मॉल किसके कंपैरिजन में, तो क्या क्या बेटा, इन कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू, है ना बेटा, डिस्टेंस बिटवीन मोलिकुल्स, है ना बेटा। गैस में जो मोलिकुल्स के बीच की दूरी होगी ना बच्चा, उस दूरी के मुकाबले में बहुत छोटा, ठीक है ना। अब देखो नंबर दूसरा पॉइंट, तो देख बच्चा, हमने कहा रिजिड है ना, डिफॉर्मेशन नहीं होगा ना, तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, है ना बेटा। इसका मतलब all collisions are considered कैसा, इलास्टिक, है ना बेटा। मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन हो, या मॉलिक्यूल का कंटेनर की दीवार के साथ कोलिजन हो, सभी कैसा माना जाएगा बच्चा, इलास्टिक, कहीं कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है बेटा।
तीसरा पॉइंट, एटम्स सॉरी मॉलिक्यूल्स, molecules molecules do not apply, molecules do not apply or experience, है ना बेटा, ना तो वो अप्लाई करेंगे ना ही किसी दूसरे का महसूस करेंगे, है ना बेटा, फोर्स अदर देन इन कॉलिजन, समझो बेटा, एटम के बीच में और कोई फोर्स नहीं होगा, है ना, सिर्फ कॉलिजन के दौरान ही फोर्स लगेगा, है ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बच्चा, हर बार होगा कुछ ना कुछ तो, हर एटम में इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है ना बच्चा, है कि नहीं, तो चार्ज का इंटरेक्शन होना ही होना है ना बेटा, ठीक है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि बेटा आपस में फोर्स नहीं लगा रहे, है ना बेटा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का जब भी फोर्स लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉलिजन के दौरान, या तो मॉलिक्यूल्स का आपस में या मॉलिक्यूल का कंटेनर की दीवार के साथ, ठीक है ना, ठीक। अब देखो बच्चा, अब हम कहेंगे कि एटम दूसरा एटम के बीच में आपस में कोई फोर्स नहीं, है ना बेटा, जब कोई फोर्स नहीं तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं, बोलो, दो मास का बच्चा आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, इसी की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन है ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, लेकिन जब आपस में फोर्स नहीं है तो एटम्स का आपस में पोटेंशियल एनर्जी काउंट नहीं करना है ना, तो क्यों पूछे कि कितनी एनर्जी है, तो कहना सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना बच्चा, ठीक है। अब कहेंगे बेटा प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो प्रेशर होगा बेटा, है ना, इसका मतलब क्या होगा, तो कहेंगे प्रेशर ऑफ गैस मींस फोर्स experienced, force experienced by walls of container, force experienced by walls of container per unit area, per unit area, है ना बेटा, इस कमरे में जो गैस मॉलिक्यूल है ये मूव कर रहे हैं बेटा, यहाँ वहां मॉलिक्यूल्स आपस से भी कोलाइड कर रहे हैं और कमरे की दीवार से भी टक्कर मार रहे होंगे, है ना बेटा, कमरे की दीवार से टक्कर मार रहे होंगे तो उस टक्कर से इस दीवार पे फोर्स आ रहा होगा, है ना बेटा, तो उस दीवार का 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जितना फोर्स लग रहा है उसी को हम बोलेंगे प्रेशर, ठीक है बेटा, बात समझा ना। अगर हम कहें वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना बेटा, तो देखो यूजुअली हम किसी बॉडी का अगर वॉल्यूम बोलते हैं बेटा, है ना, तो क्या बोलते हैं, तो कहते हैं ये अगर बॉडी है तो लंबाई चौड़ाई मोटाई मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम मींस द स्पेस दिस ऑब्जेक्ट इज ऑक्यूपाइंग, बोलो बेटा जितना स्पेस ये कंज्यूम कर गया वही हमारा इसका वॉल्यूम है, बोलो, लेकिन गैस का ऐसा नहीं वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम मतलब बेटा गैस के मॉलिक्यूल के अलावा जो बाकी बच गया वॉल्यूम वो कहा जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस। जनरल बॉडी का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम के सोचने में अंतर है ना बेटा, जैसे कुछ के लिए मान ले कि हम तुम अगर गैस मॉलिक्यूल है बेटा तो इस कमरे में हमारे तुम्हारे छोड़ करके जो खाली जगह है उसे कहा जाएगा गैस का वॉल्यूम, समझ गया, ठीक है बेटा, है ना, तो अब सोचो इस कमरे में कितनी खाली जगह है, तो क्या किया जाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मल्टीप्लाई कर ली LBH, कमरे का आ गया वॉल्यूम, अब मेरा वॉल्यूम, हालांकि LBH नहीं हो सकता, आई एम नॉट क्यूबिकल, है ना, कुड बी डिफरेंट, बट कुछ ना कुछ V1 वॉल्यूम, तेरा V2, उसका V3, उसका V4, सब माइनस कर लेंगे, है ना बेटा, ठीक है, लेकिन फिर याद आया कि हमने तो एज्यूम किया था कि हमारे तुम्हारे बीच की दूरी हमारी साइज के मुकाबले में बहुत बड़ी है ना बेटा, इसका मतलब जो हमारी तुम्हारे बीच का गैप है ये बहुत बड़ा है हमारे तुम्हारे वॉल्यूम से, तो हमारा तुम्हारा वॉल्यूम को कर दिया जाए नेग्लेक्ट, इसका मतलब क्या बचा, जो कमरे का वॉल्यूम वही वॉल्यूम ऑफ गैस है ना बेटा, तो क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस मींस, वॉल्यूम ऑफ गैस मींस, तो कहना बेटा एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस अवेलेबल
इन द कंटेनर, है ना बेटा, कंटेनर में जो स्पेस जम गया, है ना बेटा, जो कंटेनर में स्पेस बच गया वही गैस का वॉल्यूम है ना, एल बी इंटू एच। बात समझ गए ना बेटा, है ना। तो देखो अगर रियल गैस बोलेंगे बेटा तो वॉल्यूम जो कंटेनर का है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, गैस के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो V में से वॉल्यूम कुछ कम होना चाहिए, बोलो बेटा, है कि नहीं। अगर हम प्रेशर की बात करना चाहें तो वाल में मोलिक्यूल टकरा रहा है बेटा और पीछे से मोलिक्यूल उसको अट्रैक्ट भी कर रहा है, तो फिर P भी कुछ और हो जाएगा। मतलब इसमें भी कुछ क्या होगा, करेक्शन फैक्टर, और इससे भी कुछ आएगा बेटा करेक्शन। तभी देखो रियल गैस का इक्वेशन मैंने करते हो, P में कुछ चेंज करते हो, V में कुछ चेंज करते हो ना, बोलो बेटा, है ना। क्यों करते समझ में आ गया, अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर पे इफेक्ट पड़ा बेटा, और गैस के मोलिक्यूल के वॉल्यूम की वजह से भी पे इफेक्ट पड़ा, लेकिन हमें उन सबको करना है नेग्लेक्ट, ठीक है ना। लिख ले बच्चा इसको, लिख लिया क्या, चलो अच्छी बात। अब देख बेटा अब हम कहेंगे कि if the gas is left for some time, है ना बेटा, steady state is acquired, है ना बेटा, कुछ समय तक गैस को छोड़ दोगे ना बेटा तो आ जाएगा स्टेडी स्टेट, है ना। और क्या कहोगे, कहोगे एट स्टेडी स्टेट all directions become इक्विवेलेंट, है ना बेटा, हर डायरेक्शन एक ही जैसा हो जाएगा, है ना। जैसे कि इमेजिन करो, है ना बेटा, तुम खाना बनाते हो, कभी बनाए हो कभी, हाँ बनाते हो तो नहीं बनाया कोई बात नहीं, खाना बनाते हुए देखा होगा, है ना। चलो तो मान लो बेटा, इमेजिन करो मम्मी घर में खाना बना रही है, कुकर गैस पे रख चढ़ा हुआ है, खाना बन रहा है ना, ठीक है। तो अगर कोई बर्तन ऊपर से उतारना होता है तो पकड़ते नीचे से पकड़ते हैं ना उसको हमेशा, या ऊपर से पकड़ते हैं, ऊपर से पकड़ते हैं, क्यों, हम जानते हैं कि नीचे ज्यादा गर्म होगा, राइट ना। दैट मीन्स हम मानते हैं बेटा कि पूरे कंटेनर का टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है ना बेटा, नीचे वाला पेंदी जो है ज्यादा गर्म होगा और ऊपर का कम गर्म होगा, तो ऊपर से पकड़ते हो, जितना ऊंचा हो सकता है उतना ऊंचा पकड़ते हो, है कि नहीं, है ना। तो अब सोचो यहाँ चीजें यूनिफॉर्म नहीं है ना, बोलो है कि नहीं। अब उसको उतार के नीचे रख दो, थोड़ी देर बाद देखोगे क्या कि पूरा कंटेनर का हो गया यूनिफॉर्म टेम्परेचर, है ना बेटा। तो कहेंगे स्टेडी स्टेट आ गया, ठीक है। अब जब स्टेडी स्टेट आ गया, है ना, तो हर डायरेक्शन इक्विवेलेंट है। इसका मतलब बेटा किसी भी डायरेक्शन में कोई भी चीज मेजर करो, है ना, सब जगह चीजें एक जैसी होंगी। बात समझ में आ गया, है ना बेटा। इमेजिन करो इस कमरे में एक बैलून में लाई जाए हवा भर करके, बैलून फोड़ दिया जाए, है ना बेटा, अब हवा निकल के फैलेगी, है ना बेटा। थोड़ा समय दो उसको, थोड़ी देर बाद वो मोलिक्यूल जो है पूरे कमरे में फैल जाएगा, बोलो बच्चा, राइट ना। अब जब वो हवा पूरे कमरे में फैल गई, है ना, ठीक है, तो हमने कहा इस कमरे को आधा सोचो, लेफ्ट हाफ राइट हाफ, तो क्या कहेंगे, जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल राइट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोलिक्यूल लेफ्ट में होंगे, है ना बेटा, ठीक है। इधर के मोलिक्यूल भी मूविंग है, इधर के मोलिक्यूल भी मूविंग है, इसका मतलब हर समय कुछ ना कुछ मोलिक्यूल इस तरफ से इस तरफ आ रहे होंगे, बिल्कुल उतने ही नंबर ऑफ मोलिक्यूल इस तरफ से उधर भी जा रहे होंगे, है ना। तो मैंने हाफ में कैसे कहा, लेफ्ट हाफ राइट हाफ, लेकिन मैं ये हाफ फ्रंट हाफ रेयर हाफ भी बोल सकता हूं ना बेटा, अपर हाफ लोअर हाफ बोल सकता हूं ना बेटा। तो तीन डायरेक्शन हो गए ना, एक्स वाई एंड जेड। तो किसी भी डायरेक्शन में कोई भी चीज ना हो, हर चीज क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, लेकिन कब, स्टेडी स्टेट में, है ना बेटा। और हम लोग सारी बातें कब करेंगे, स्टेडी स्टेट में ही करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, है ना। तो गैस के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर,
है ना बेटा। वॉल्यूम का हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये वॉल्यूम तो गैस का है ही नहीं, वॉल्यूम तो कंटेनर का था, है ना। हमें समझना है इसका प्रेशर और समझना है इसका टेम्परेचर, दो चीज समझनी है बेटा हम लोग को अभी, है ना। वॉल्यूम का हम कुछ नहीं कर सकते, है ना बेटा। ये समझते हो ना हम लोग, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है ना। नंबर ऑफ मोल इज द थिंग विच रिलेट्स ऑल दीज पैरामीटर्स। बात समझा बेटा। जैसे कि मान लो मैं कहूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे से बिल्कुल आजाद है, एक्स को वाई से कोई मतलब नहीं, वाई को एक्स से कोई मतलब नहीं, है ना। बट नाउ ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू 2x+3, एक लाइन खींच दो बीच में, y इक्वल टू 2x+3। अब क्या बोलोगे, x में 1 पुट करूंगा तो y 5 आएगा, x 2 पुट करूंगा तो y 7 आएगा। मींस x और y क्या हो गया बच्चा, डिपेंडेंट। तो हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एक दूसरे से बिल्कुल आजाद था बेटा, इन दोनों को रिलेट कौन किया, स्ट्रेट लाइन। इन द सेम वे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है बेटा, एक दूसरे से बिल्कुल आजाद है ना। इनको आपस से बांधता कौन है, नंबर ऑफ मोल। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बच्चा अब देखा जाए प्रेशर की बात, है ना बेटा। प्रेशर ऑफ गैस, है ना। थोड़ा इसको कैलकुलेट किया जाए, ठीक है बच्चा। ध्यान दो, मान लिया जाए कि एक हमारे पास कंटेनर है, मान लिया जाए बेटा हमारे पास कंटेनर है, और कंटेनर हम बिल्कुल अपनी पसंद का ले सकते हैं, है ना बेटा। जैसा हमको चॉइस, स्फेरिकल, कोन, क्यूबिकल, है ना, या कोई रैंडम शेप का, लेकिन सबसे आसान कैलकुलेशन क्यूबिकल में होगा, है ना। तो क्यूबिकल लेना हमारा मजबूरी कहो तो मजबूरी नहीं है, अगली मैथमेटिकल लिमिटेशंस हैं, है ना। इसमें करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, चीजों को बेहतर समझ पाएंगे, है ना। तो मैंने मान लिया बेटा क्यूबिकल कंटेनर, तो सब साइड लेंथ बराबर हो गया बेटा LL, है ना। इसमें गैस भरी है ना बेटा, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट में है कि मूविंग है, रैंडमली मूविंग है। इनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये भी रैंडम है ना बेटा, है ना। हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सारे मॉलिक्यूल का स्पीड सेम है, हम ये भी नहीं बोल सकते, है ना, कि हर दो मॉलिक्यूल का स्पीड डिफरेंट है। इट इज नाइदर यूनिफॉर्म नॉर यूनिक, ठीक है बच्चा, है ना। तो सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चल किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें बेटा, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मैंने मान ली ऐसे है v वेक्टर, है ना। तो देख बच्चा इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v वेक्टर है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, v वेक्टर इक्वल टू vxi प्लस vyj प्लस vzk, जनरल एक्सप्रेशन। इस वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट, है ना बेटा, जिसमें से ये हमारा है बेटा x डायरेक्शन, ये हमारा है y डायरेक्शन, और ये हमारा है z डायरेक्शन, है ना। और अब चलो बेटा हम इस पार्टिकुलर वॉल की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है मुझे, प्रेशर क्या है, कहां गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया, तो वॉल की बात करनी पड़ेगी। चलो हम इस वॉल की बात करते हैं बेटा, है ना। प्रेशर क्यों महसूस करेगा, टक्कर की वजह से, है ना। तो मुझे बता बेटा, आउट ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिजन, Vx ना। सो ये वेलोसिटी हमारा होगा बेटा जिसकी वजह से टक्कर मारेगा इस पे, है ना। और कैसा कॉलिजन होगा, इलास्टिक होगा, है ना बेटा, इलास्टिक होगा ना बेटा, ठीक है। तो अब बताओ जो वाल ऐसे है और ये आके टकराए इसको ऐसे, तो वाल जो है बेटा इस वाले मॉलिक्यूल पे, है ना, ऐसे फोर्स लगाएगा ना। क्या ये वॉल ऐसे फोर्स लगा सकता है, नहीं ना बच्चा। तो कैसे फोर्स लगाएगा, ओनली इन एक्स। इसका मतलब y और z वाले कंपोनेंट पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, नहीं पड़ेगा। तो कहेंगे ये तो सेम रह जाएगा, और ये वाला उल्टा हो जाएगा, प्लस vx का हो जाएगा माइनस vx, है ना बेटा। तो कोई चीज जो पहले +2 थी अब हो गई -2, है ना। तो बोलो कितने का चेंज आया, 4 का। तो जो vx था ये हो गया -vx, कितने का चेंज आया, 2vx, 2vx प्लस vx टू माइनस vx इज 2vx, है ना बेटा। तो बताओ अगर मैं कहूं कि एक किसी मॉलिक्यूल का मोमेंटम में चेंज कितना है, बोलो बोलो,
2mvx ने बेटा चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मोलिकुल, किसी एक मोलिकुल का मोमेंटम में चेंज, है ना बच्चा, ड्यू टू वन कॉलिजन, एक मोलिकुल का एक बार के टक्कर में मोमेंटम में चेंज कितना बच्चा है बोलो, 2mvx। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो पहले था प्लस mvx, अब हो गया माइनस mvx, तो मोमेंटम में चेंज 2mvx, है ना बेटा, है ना। अब बताओ क्या कोई एक मॉलिक्यूल एक दीवार को एक ही बार टकराएगा या बार बार टकराएगा, बार बार टकराएगा। तो बोलो बेटा एक्स वाले वाल को एक बार टकराया, इस वाल को एक बार टकराया, है ना, दोबारा टक्कर करने के लिए यूं आएगा, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 12, है ना। स्पीड कितनी थी vx, टाइम कितना मिलेगा, बोलो बोलो, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो लगातार कॉलिजन के बीच का टाइम इंटरवल बोलो 12/vx, है ना बेटा, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, मतलब मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, है ना। इसका मतलब कहूं बेटा मैं, अगर फोर्स अप्लाइड बाय वन मोलिकुल, एक मोलिकुल कितना फोर्स लगाएगा, तो कहेंगे बेटा स्मॉल एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, 2mvx डिवाइड बाई 2l/vx, दैट इज इक्वल टू mvx स्क्वायर बाई l, बोल बच्चा mvx स्क्वायर बाई l, है ना, ठीक है ना बेटा, ठीक। तो बताना मुझे बेटा, ये तो एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, क्या इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, मान लेते हैं कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है ना बच्चा, ठीक है। तो अगर कहें बेटा फोर्स अप्लाइड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, फोर्स अप्लाइड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, बोलो क्या करें, n इंटू mvx स्क्वायर बाई l, कोई दिक्कत किसी को, बोलो, होना चाहिए था दिक्कत तुमको, लेकिन क्योंकि सबका स्पीड सेम है क्या, नहीं ना बच्चा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना हमको, बोलो, है ना। अगर सबका स्पीड सेम होता तो ना करते ऐसा हम लोग, है ना, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमको, क्या करना चाहिए बोलो, ऐसे बोलना चाहिए, समेसन, है ना, ठीक, 1 से लेकर के n तक जितने सारे मॉलिक्यूल है सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो चलो ये तो क्लियर है, मॉलिक्यूल सबका तो मास सेम ही होगा, तो मास कॉमन हो गया, सब के लिए l दूरी सेम ही होगा, तो l कॉमन हो गया, तो क्या बच्चा इसको ऐसे बोलेगा m बाई l समेसन ऑफ vx स्क्वायर, बोलो, है ना बेटा, ठीक। तो अब बताओ अगर हमारा ये आया बेटा फोर्स एक वॉल के ऊपर, है ना, तो बोलो तो प्रेशर क्या बोलेंगे फिर हम लोग, प्रेशर ऑन द वॉल इन कॉन्सिडरेशन, जिस वॉल के बारे में तुम बात कर रहे हो उस वॉल के ऊपर क्या हुआ बेटा प्रेशर, P इक्वल टू नेट फोर्स, है ना बेटा, डिवाइड बाय एरिया, इस वॉल में कितना एरिया है बेटा L स्क्वायर, तो डिवाइड कर लेंगे, तो ये बेटा m बाई L क्यूब इंटू समेसन ऑफ vx स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं m बाई कैपिटल V समेसन ऑफ vx स्क्वायर, बोलो कैपिटल V क्या है बोलो, बोल सकते हैं ना, बोलो, ठीक है बेटा। तो क्या ऐसे बोलूं, प्रेशर P वॉल्यूम B इक्वल टू m इंटू समेसन ऑफ vx स्क्वायर 1 to n,
यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इसके मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबको समझ में आया बेटा? फटाफट लिख ले इसको। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। चलो, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, सुनना ध्यान से बच्चा। ये मोलिकुल है, ये मोलिकुल है, ये मोलिकुल है, ये मोलिकुल है, ये मोलिकुल। तुम्हारा सवाल ये है कि जब ऐसे जाएगा, यूं टक्कर मार के आएगा, है ना बेटा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो क्या हम ये मान रहे हैं कि रास्ते में किसी और से कोलाइड नहीं करेगा? ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना बेटा? ठीक है, चलो हम बोलते हैं कोलाइड करेगा, लेकिन मुझे बताओ कैसे मोलिकुल है? सब आइडेंटिकल मोलिकुल है ना बच्चा? तो अगर आइडेंटिकल मोलिकुल है बेटा, तो मास बराबर। कैसा कोलिजन? इलास्टिक, है ना बेटा? और कैसा साइज? पॉइंट मास, है ना बेटा? पॉइंट मास में कैसा कोलिजन मानोगे? हेड ऑन कोलिजन मानोगे ना हमेशा, हेड ऑन कोलिजन। और आइडेंटिकल मास इलास्टिक कोलिजन, तो क्या होगा? वेलोसिटी इंटरचेंज। तो इसकी वेलोसिटी उसको मिल जाएगी, अब वो आगे बढ़ेगा उस स्पीड से, वो टकराएगा तीसरे को, उसकी स्पीड उसको मिल जाएगी, अब वो जाएगा उसी स्पीड से, तो सिस्टम बिकम्स इक्विवेलेंट। जैसे इमेजिन करो, अकेला आदमी वहां से दौड़ते हुए एक पैकेट लेके वहां जा रहा है ना बेटा? 10 मीटर पर सेकंड दौड़ रहा है, डिस्टेंस 100 मीटर है ना? तो 10 सेकंड में पहुंच जाएगा। ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस, वो आदमी जो है वो सिर्फ 10 मीटर दौड़ेगा और नहीं दौड़ेगा। 10 मीटर पे एक और आदमी खड़ा है ना, जो उसके हाथ से पैकेट लेगा। वो दौड़ते हुए आया 10 मीटर, पैकेट पकड़ाया, लेकिन उसी पैकेट को लेके दूसरा आदमी उसी स्पीड से दौड़ेगा आगे, फिर थर्ड दौड़ेगा उसी स्पीड से, तो बेटा टाइम सेम ना हो जाएगा? बता। हाँ, एक ही डायरेक्शन जा रहा है बेटा, वो बिल्कुल सही बात। लेकिन जब ये मोलिक्यूल आके टकरा के किसी से, है ना, तो ये ऐसे जा रहा था, ये आके टकराया, तो अब ये इसकी स्पीड लेगा और ये इसकी स्पीड लेगा, ये आके ऐसे निकल जाएगा, लेकिन ये निकल जाएगा इसी स्पीड से आगे। तो सिस्टम्स बिकम्स इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, है ना? आइडेंटिकल मास, इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटी इंटरचेंज, पता ना कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास में ये, है ना? तो कहेंगे टक्कर अगर होगा तब भी उसी के जैसा एक और पार्टिकल उसी स्पीड से आगे जा रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ बेटा बोल। ये वाला, ये वाला, ये वाला v को इधर ले गए, v को इधर ले गया तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बाकी वही है ना? ठीक, तो अब बताओ मुझे बेटा, हमने कहा था कि हर डायरेक्शन एक ही ऐसा है ना? ऑल डायरेक्शंस इक्वल इक्विवेलेंट, है ना? और सुनना ध्यान से, जब तुमने इस वाले वॉल के लिए कहा तो कौन सी वेलोसिटी लिया तुमने? एक्स वाई ना? अगर मैं कहता कि चलो मैं इस वॉल की बात करनी है तो कौन सा लेते? वी वाई लेते। और अगर मैं बोलता बेटा मुझे इस वाले वॉल की बात करनी है तो वी जेड लेते ना? बोलो बेटा, है कि नहीं? सुनना ध्यान से, तो अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूं बेटा, तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। इसके लिए बात करता तो वी वाई स्क्वायर लिखता, और इसके लिए बात करता तो वी जेड स्क्वायर लिखता, है ना? लेकिन हमें तो कहा था कि हर डायरेक्शन इक्विवेलेंट है, तो चाहे किसी भी डायरेक्शन में नापूं बेटा प्रेशर, सब में सेम आना चाहिए। सब में अगर सेम आएगा बेटा प्रेशर, इसका मतलब ये वाला टर्म सबके लिए बराबर है। बोलो बेटा, है ना? उधर बिठा दूं, लिख लो। व्हाट इज एन? एन बच्चा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना? हर्ष बोलो। सर आप इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हो कि वो जो उनका लाइन ऑफ कांटेक्ट होएगा वो एकदम इक्वल लेवल पे होएगा? सर वो आगे पीछे भी तो हो सकता है, ऊपर नीचे। क्योंकि हम इसको पॉइंट मास मान रहे हैं बेटा, इसलिए पॉइंट मास का हम लोग हेड ऑन कोलिजन ही मानते हैं बच्चा। तो फिर भी वो थोड़े से एंगल से भी डिफ्लेक्ट होके सर वो किसी डायरेक्शन और डायरेक्शन में जा सकता है। हम्म, सर वो थोड़ा सा एंगल अगर उसका तो जो अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये भी जा रहा है एक्स डायरेक्शन, तो गलत सोच रहे हो। इसकी तो ये थी वेलोसिटी, इसमें तो वाई भी था जेड भी था, अच्छा लेकिन हमने सिर्फ एक्स की बात की ना। ओके तो वैसे ही टक्कर करेगा तो वाई और जेड भले ही अलग हो जाएगा, लेकिन हमें तो मतलब एक्स से है ना।
ओके सर, ओके ठीक ओके। है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सामान गिरे ठीक है, आदमी नहीं गिरना चाहिए। विवान, सर अगर एजेस पे कोलाइड करेगा तब सर? क्या एज पे सर, क्यूब एज पे टकराएगा? क्यूबॉइड एज का। पे हाँ सर। किनारे से? हाँ सर, किनारे पे सर। किसके किनारे से? क्यूबॉइड का सर। क्यूबर्ट कोने पे टकराएगा यहाँ पे? हाँ ये सर, ये सर। बड़ा खतरनाक सोचता है तुम यार, चुन के निकाला है यहाँ टकराएगा तो। ये सर। तेरा क्वेश्चन गलत नहीं है, तेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना? ठीक, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम जो पढ़ते हो, है ना, यस और जो सर। समझते हो, है ना, उससे क्लोज बाइंडिंग में रखते नहीं। जैसे कि बता मुझे बेटा, तू यस सर। पढ़ता है ना कि फिजिक्स में कोई भी चीज को, फिजिक्स में क्या नॉर्मली बात करें, दुनिया में किसी भी चीज को परफेक्टली आंका नहीं जा सकता। यस सर, होता है मानते सर। हो ना बात को ये, यस सर। है ना? यस इसके सर, मतलब यस हम क्या सर। x इक्वल टू 0 बोल सकते हैं परफेक्टली? नो सर। नहीं ना बेटा, हर नो चीज क्या सर। बोलते हैं, x टेंडिंग टू 0। यस सर। और इसीलिए तो बेटा कैलकुलस का इजाद हुआ, हाँ सर। है ना? तो अगर तुम हाँ। बोल रहे हो कोने पे टकराया, है ना, तो कोई यस पूछेगा सर। बताओ कोने पे टकराया तो कैसे टकराया? अक्सर पेज मानो यहाँ पे टकराया, मान लो कॉर्नर पे, है ना, तो यस इसमें सर। एक्स वाई जेड तीनों है ना? यस सर। तो इसमें कहेंगे बेटा एक्स और वाई 0 है और जेड टेंडिंग टू 0 है, यस सर। मतलब जेड परफेक्टली 0 नहीं है। हाँ। अब बात समझ में आई? तो हाँ फाइनली सर। हम किसी एक ही वाल की बात करेंगे, हाँ, एक ही बोल रहे हो। है ना? हाँ जी। थैंक यू सर। चल बच्चा, आगे देखा जाए। देख बेटा, तुमने कहा कि एज ऑल डायरेक्शंस, है ना बेटा, आर इक्विवेलेंट, चूंकि सारे डायरेक्शन इक्विवेलेंट है बेटा, इसका मतलब बोल सकते हैं समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ वी वाई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ वी जेड स्क्वायर। बोलो बेटा, बोल सकते हैं ना? बोलो, ठीक है बेटा, है ना? और हम ये भी जानते हैं बेटा कि समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी जेड स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और समेशन ऑफ वी जेड स्क्वायर ये होना चाहिए समेशन ऑफ वी स्क्वायर। बोलो, होना चाहिए, होना चाहिए ना? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ वी वाई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ वी जेड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई 3। ये तीनों बराबर अगर है तो ये क्या हो गया, 3v स्क्वायर ना हो गया बेटा? बोलो, ठीक है, इसको पुट कर ले, है ना? तो क्या कहोगे, इन वन, अगर इसको पुट कर लें तो क्या बन गया बेटा, पी वी इक्वल टू एम समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई 3। ठीक है ना? सारे मोलिकुल का 1 से लेकर के n तक। ठीक, क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा, 1/3 इंटू 2 इंटू हाफ इंटू समेशन ऑफ वी स्क्वायर। देख लो, हो सकता है बेटा, है ना? हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशन में तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना? ठीक है, तो ये टर्म क्या हो गया बेटा हमारा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, है ना बेटा? तो क्या कहेंगे, पी वी इज इक्वल टू 2/3 के, है ना बेटा? और लिख दिया मैंने टी मतलब ट्रांसलेशनल। बोलो, है ना? लेकिन पीवी इक्वल टू आइडियल गैस लॉ में क्या पढ़ा था? ठीक है बेटा, अब देखो तो भी तुमने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर का वॉल्यूम, यही तो बच्चा मॉलिक्यूल की संख्या है ना? और आर हमारा कांस्टेंट ही है, तो इसको देख के बोल सकते हो P प्रोपोर्शनल टू KT। बोलो, और ये बोल सकते हो T प्रोपोर्शनल टू KT। बोलो, बोल सकते हो? तो साबित हो गया ना कि गैस की सारी प्रॉपर्टी
काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। यही था हमारा मकसद कि गैस की इस पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। ठीक है, जो हम केटी लिखे वो क्या है बेटा, केटी इज टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चा, लिख ले ये वाला बेटा, ये वाला, ये वाला, ये तो बेटा वेक्टर का होता है ना मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर का x कंपोनेंट हो, y कंपोनेंट हो, z कंपोनेंट हो, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vd स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, पता है ना। सारा डायरेक्शन इक्वल नहीं है बेटा, सारा डायरेक्शन इक्विवेलेंट है। इसका मतलब x वाले में प्रेशर, y वाले में प्रेशर, z वाले में प्रेशर बराबर है ना। vx vy बराबर नहीं है। लिख ले बच्चा, इधर इरेज कर दूं ये वाला। देखते बेटा, अगर मैं बोलूं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है ना। कौन सी वाली, सिर्फ ट्रांसलेशन वाली, है ना बेटा। ठीक, तो किस लिख दिया मैंने, के नॉट टी, के नॉट टी, टी का सा ट्रांसलेशनल, के नॉट मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए है ये, के क्या था, सारे के लिए, है ना बेटा। तो क्या बोलेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बोल बेटा, बात समझ में आया ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो देखो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो बोल सकते हैं 3/2 nRT, बोलो 3/2 nRT बोल सकते हैं बेटा, डिवाइड बाय, इसको देखना n को, इसको ऐसे बोल सकते हो n इंटू Na, n क्या है, नंबर ऑफ मोल, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है बेटा, है ना। n नंबर ऑफ मोल कैंसिल हो गया, है ना। और देखो R/Na क्या हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। तो क्या बन गया, के नॉट टी इज इक्वल टू हाफ स्मॉल के कैपिटल टी, बोलो बेटा, है ना। दिस के इज इक्वल टू R/Na, क्या बोलते हैं इसको, बोलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना बेटा। इसकी वैल्यू बताओ कोई, बोलो बोलो, 1.38 10 to the power -23, है ना बेटा, जूल पर केल्विन। ठीक है, क्या है ये, R/Na है, ठीक है। तो क्या दिखा बेटा, हाफ के एंड टी, के इज कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, है ना। क्या इसमें कोई मॉलिक्यूल का मास वास आया, मास वास आया कोई नहीं ना बेटा। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, क्या है, नहीं फर्क पड़ता ना बेटा, बात समझा ना, है ना। ऑन एन एवरेज अगर कंटेनर ए है और कंटेनर बी है, ए में हाइड्रोजन है, बी में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से बहुत भारी ऑक्सीजन, है ना। लेकिन अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है बेटा,
है ना। तो ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी कंटेनर ए में है उतनी एनर्जी कंटेनर बी में भी है। ठीक है बेटा, है ना। तो क्या कहेंगे, ये जो वैल्यू है बेटा वो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। गैस कौन सा इस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। हाँ सॉरी 3/2 होगा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्या है ये, वी आर एम एस, क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अंग्रेजी है तो उल्टा चलता है, तो हम लोग उल्टा पकड़ेंगे। पहले क्या करना है, स्पीड को पकड़ना है, फिर स्क्वायर करना है। तो v को पकड़ा, स्क्वायर किया, अब करना है क्या, मीन, मीन का ये सिंबल, अब फिर उसके बाद रूट। ठीक बेटा, v स्क्वायर के एवरेज का रूट है ना। तो देखते बेटा v स्क्वायर का एवरेज को ऐसे बोल सकते हैं क्या, समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई n। बोलो बेटा, बोल सकते हैं ना। ठीक, इसको यूं बोल सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ हाफ m समेशन ऑफ b स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू हाफ m। क्या किया, हाफ m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया बोलो, टोटल काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन मोशन डिवाइड बाई n इंटू हाफ m। m क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल का मास, n क्या है बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एक मॉलिक्यूल का मास इज टोटल मास ऑफ गैस। बोलो, टोटल मास ऑफ गैस, है ना बेटा। तो ये हो गया हाफ कैपिटल M, है ना बेटा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KT क्या हो गया, 3/2 nRT डिवाइड बाय, यहां देखना हाफ M को लिख दिया मैंने N इंटू m0। m0 क्या है बोलो, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो देखना बेटा n कट गया, है ना। तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारा, VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई m0। बोलो बेटा, ठीक है ना। जा देखना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, K0 T इक्वल टू हाफ M VRMS स्क्वायर। देखो तो आप आ रहा है कि नहीं, देख लो अच्छे से। भैया रफ में करके देख लो बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना बेटा, रफ में करके देख लो। ये पूछ रहा है, तनीष पूछ रहा है कि नोट क्या है, लिखा है बेटा यहाँ। आप आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। हाँ, क्या करना पड़ा तुमको इसमें, m नोट करना पड़ा क्या, एक मोल का मास, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, है ना। अरे भाई यहाँ तो लिखा है रे,
एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोलिकुल, औसतन एक मोलिकुल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशन में? एम नॉट मोलर मास, एम नॉट हमारा बच्चा मोलर मास है ना, और कैपिटल एम क्या था? टोटल मास ऑफ गैस। ठीक, मिटा दूं इसको? एकदम सिंपल सवाल। बनाओ तो। रुको 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 रुको, थोड़ा फंसोगे, कैलकुलेशन आसान करता हूँ, रुको थोड़ा कैलकुलेशन को आसान कर दूं। हम्म 8000 केल्विन कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाए कैलकुलेशन। सलीक का आंसर आया गलत, ठीक से बनाओ। फ्रैक्शन में आएगा? नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आएगा बेटा, ठीक से बनाओ। 100√5 ना, तुम सब लोग कॉमन मिस्टेक कर रहे हो, तुम सब लोग कॉमन मिस्टेक कर रहे हो। बोलो तो हाइड्रोजन में कितना होता है मोलर मास? 2। पूरा बताओ यूनिट में। हाँ बेटा 2 की बात बताओ कि 2 क्या है? अरे भाई डेसिमल में नहीं पूछ रहा मैं, इतना चिंदी चोरी काम नहीं कर रहा मैं, है ना। व्हाट आई एम आस्किंग इज, 2 क्या? 2 लीटर, 2 सेंटीमीटर, किलोमीटर क्या? 2 नहीं, ग्राम पर मोल बेटा। हाँ हिट किया, अब हिट किया, क्यों ग्राम में है किलोग्राम में चेंज करो। 10⁴ अप्रोक्स ये आ रहा है। अब लगता है सही बता रहे हो। हम्म सही बात। VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT by m naught. So square root of 325 by 3 800,000 into 2 10⁻³ है ना बेटा। 2 से कट जाएगा, आ जाएगा ये 4000 है ना बेटा। अब देखो 25 का निकल गया 5, 4 का निकल गया 2, -3 ऊपर जाएगा, हो जाएगा +3, तो 10⁻³ तो सही है, 10⁴ मीटर पर सेकेंड आएगा बेटा, है ना। क्या हुआ बताओ?
2 picojoule. Pico is 10 power minus 12. Pico is 10 power minus 12. करो. देख बेटा, ये वाला सवाल कर लिया तुम लोग ने? कर लिया ना? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? के नॉट टी बराबर 3/2 के टी है ना बच्चा? ये कितना बोलो? 2 10 पावर माइनस 12 इक्वल टू 3/2 1.38 23 इंटू टी है ना बच्चा? तो टी कितना हो गया बेटा? 4/3 4/3 3 इंटू 1.38 को अप्रोक्सीमेटली 4 मान सकते हो इसको भी? अप्रोक्सीमेटली 4 है ना बेटा? तो नियर अबाउट 10 टू द पावर 11 केल्विन। कितना बड़ा टेम्परेचर है? कितना बड़ा टेम्परेचर है? देख रहा है ना? इतना तो सन का भी टेम्परेचर नहीं है ना? इतने में तो 15-20 सूरज आराम से आ जाएंगे, है कि नहीं? है ना? और मैंने कितनी कम की एनर्जी कही? 2 पिको जूल। सोचो, 2 पिको जूल कितना छोटा एनर्जी है बेटा। लेकिन ये भी तो छोड़ सोचे हम लोग कि किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? एक मॉलिक्यूल, है ना? उधर बनाओ सवाल को।
कर लिया? चलो मैं करता हूं। देखते बच्चा, सबका टेम्परेचर सेम है ना बेटा? तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वी आरएमएस इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT बाई एम नॉट ना बेटा? तो ऐसे बोले प्रोपोर्शनल टू 1/√m0। बोलो, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम ही है ना? ठीक, इसका मतलब वेलोसिटी इन कंटेनर ए बाय वेलोसिटी इन कंटेनर बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास इन ए बाय मोलर मास इन बी। बोल बेटा, ने उल्टा कर दिया, ये बी होगा ना बेटा और ये ए होगा, तो ये कितना आ गया बोलो? बी का बेटा कितना? 32 और ये 2, तो 4 आ गया ना बेटा? इसका मतलब बी वाले में कितना होगा? VA/4, तो B/4। बोलो, ठीक है? बी में क्या कहता है बेटा? फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ गैस इन कंटेनर बी। कौन सा गैस? सॉरी, हाइड्रोजन गैस बेटा। इसमें हाइड्रोजन गैस में कितनी आरएमएस स्पीड है ना? ठीक, तो देख बेटा, हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन गैस ही है और टेम्परेचर टी पे ही है, तो फिर जो कहानी इसकी है वही कहानी इसकी हो गई ना? बोलो, है कि नहीं बेटा? तो क्या आंसर हो गया बोलो? वी, है ना? और सी का आंसर B/4 हो गया, खत्म, है ना बेटा? कौन सा गैस किस स्थिति में है ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर, है ना? चलो डिस्कस करें बेटा हम लोग होमवर्क। बोलो क्या करना है डिस्कस हम लोग को? ये बच्चा लिख रहा कल छुट्टी है, कल छुट्टी है क्या? कल नहीं ना? मैसेज आया है, दूसरे ग्रुप में आया है, तो पता करना कौन। चला पता, आपस में मैसेज कर लेते हो तुम लोग। तो बच्चा ही मैसेज कर दिया आपस, छुट्टी है कल। आपको लिखा कल दिवाली है, मान लेगा क्या? अच्छा हाँ, 28 तारीख, 29, 30। यस यस यस, हाँ सही बोला यार। हाँ हाँ सही बोला, कल छुट्टी हो गया तुम लोग का, तो फिर क्लास 6 क्लास। चलो हो जाएगा खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या डिस्कस, साउंड वेव ना? क्या दिया था बेटा होमवर्क? 2 पार्ट 1 चो निकालो। बोलो बेटा 1 से 5, 1 से 5 में 4। देखो तो बच्चा, कहता है कंसीडर द सुपरपोजिशन ऑफ n हार्मोनिक वेव्स of equal amplitude frequency. N is a very large number. Determine the resultant intensity in terms of intensity I naught of each component wave for the condition when components waves are identical phase. कहता है बेटा सारे का आइडेंटिकल फेज है ना? तो कहता है n अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब बेटा सारा एम्पलीट्यूड हो गया सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में ना बेटा? सबका एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में ना बेटा, है ना? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया बेटा NA, है ना? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड NA। तो इंटेंसिटी जो होता है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। बोलो, तो एम्पलीट्यूड हो गया बेटा n गुना, तो इंटेंसिटी कितना होगा? n स्क्वायर। अभी ने कहा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बेटा इंटेंसिटी ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो? बी हो जाएगा बच्चा आंसर। आगे बोलो, ये लिखा है 7 नंबर। देखो बेटा 7, द डिस्प्लेसमेंट साउंड वेव इन ए मीडियम इज गिवन बाय y इक्वल टू a cos x प्लस bt। बोलते बेटा ये वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है?
बोलो बोलो, नेगेटिव एक्स में या पॉजिटिव एक्स में? नेगेटिव एक्स में। अब कहता है ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय ए डेंसर ऑब्स्टेकल situated at x equal to 0. Intensity of the reflected wave is 0.64 times that of the incident wave. है ना बेटा? देखो तो कहता रिफ्लेक्ट करने वाले वेव का जो इंटेंसिटी है बेटा, वो इंसिडेंट वेव के इंटेंसिटी का 0.64 टाइम्स है ना? देख बेटा नंबर 7 में, तो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इक्वल टू 0.64 ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी, है ना? और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर इक्वल टू 0.64 एम्पलीट्यूड इंसिडेंट का स्क्वायर। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वाले वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा बेटा वो 0.8 होगा ना? बोलो ठीक है। अब देख पहला ऑप्शन कहता है बेटा वेवलेंथ ऑफ वेव, तो देख बच्चा x का कोफिशिएंट क्या हो गया, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, है ना? और बेटा t का कोफिशिएंट क्या हो गया, ओमेगा, तो 2 पाई f, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो बताओ, b अपॉन 2 पाई, है ना? और 2 पाई अपॉन a, तो a सही हो गया ना बेटा ऑप्शन। हमें ढूंढना है गलत ऑप्शन, है ना? बी देखो एम्पलीट्यूड, ये भी सही। सी कहता है द रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसा होगा, देख लेते हैं बेटा। तो देख दो वाई रिफ्लेक्टेड क्या लिखेंगे, बोलो बोलो 0.8 है। पहले तो इसकी बात करो इंसिडेंट वेव की, रुको रुको रुको, सही सही तरीके से करो इसको। वाई इंसिडेंट कितना बेटा, ए कॉस एक्स प्लस बीटी ना बेटा। क्या इसको फेज बोल सकते हैं बेटा? नहीं, फेज कब बोलना होता है बताओ, जब ये साइन होता है। साइन चेंज करो इसको, पहले साइन में चेंज करो, ए साइन एक्स प्लस बीटी प्लस पाई बाई 2, है ना बेटा? अब चलो वाई रिफ्लेक्टेड, ये जगह बेटा ए रिफ्लेक्टेड इनटू साइन ऑफ, ये जा रहा था बच्चा नेगेटिव एक्स में, तो वो आएगा पॉजिटिव एक्स में, क्या हो जाएगा बोलो, बीटी माइनस एक्स प्लस 5, बोलो, है ना? और इस रिफ्लेक्शन में कितना फेज चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चा ये, तो फेज चेंज करेगा पाई। इसका मतलब इसका फेज और इसके फेज में पाई का अंतर होना चाहिए, है ना? इसका मतलब बीटी माइनस एक्स प्लस 5 किस जगह पे, एक्स इक्वल टू 0 पे, जहां रिफ्लेक्शन हुआ। इसका फेज क्या होना चाहिए, तो एक्स प्लस बीटी प्लस पाई बाई 2, ये भी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पाई, बोलो बेटा ठीक है ना? इसका प्लस पाई होना चाहिए, तो इसका अगर प्लस पाई होगा बेटा तो क्या बन जाएगा, देखो एक्स 0 पुट करो, तो बीटी प्लस 5 इज इक्वल टू बीटी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई। इसका मतलब 5 इक्वल टू 3 पाई बाई 2, बोलो बेटा समझे? ठीक, तब क्या कहोगे कि y रिफ्लेक्टेड इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 0.8 है साइन ऑफ बीटी माइनस एक्स प्लस 3 पाई बाई 2, है ना बेटा? तो पाई बाई 2 प्लस पाई, पाई बाई 2 प्लस पाई का मतलब नेगेटिव हो जाएगा, बोलो बेटा। फिर पाई बाई 2 बच गया, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कॉस बन जाएगा ना, बोलो समझा ना बेटा? तो अब मीडियम में 2 वेव हो गया, एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों होगा, है ना? ठीक, तो ऑप्शन देखो सी, resultant wave formed after reflection is y equal to a cos x plus bt plus minus 0.8 a cos x minus bt, सही है बेटा ये, है ना? एंड वेलोसिटी मैक्सिमम ऑफ द पार्टिकल, तो बोल बेटा जब इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा
तो कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड? 1.8 है ना, और मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? ए ओमेगा, तो 1.8 ओमेगा है ना बेटा, और ओमेगा हमारा क्या था? बी, तो सी वाला भी सही ऑप्शन है बेटा, है ना। अब कहता है डी में द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, इसका स्टैंडिंग वेव क्या बनेगा? ये भी कॉस फंक्शन, ये भी कॉस फंक्शन, बोलो कॉस कॉस जुड़ता तो क्या बनता है? ये कॉस है, फिर माइनस है, फिर कॉस है, कॉस ए माइनस कॉस बी, क्या फॉर्मूला? दोनों साइन साइन होता है ना बेटा, है ना। यहाँ देखो इसमें एक साइन लिखा है, इसमें एक कॉस लिखा, गलत ना बेटा, तो डी हमारा गलत है। आई बात समझ में? साइन ए माइनस साइन बी दोनों साइन होना चाहिए ना, यहाँ एक साइन एक कॉस है बेटा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ भी 10 लिखा है। देखो 10 में 10 कहता है बच्चा, ए क्लोज्ड पाइप रेजोनेट्स एट इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज। कहता है क्लोज्ड पाइप का फ्रीक्वेंसी है बेटा 300 हर्ट्ज। क्लोज्ड पाइप का फ्रीक्वेंसी हो गया 300 हर्ट्ज, इसका मतलब ये बी अपॉन 4L है ना। अब कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, कौन सा गलत है? पहला, द टेम्परेचर राइजेस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनक्रीज। बोलो तो बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, तो ए ऑप्शन सही है ना। बी, प्रेशर राइजेस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन, गलत है बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड को प्रेशर से कोई मतलब नहीं। हाँ, तो पी जब चेंज करता है ना बेटा, तो रो भी चेंज करता है ना। P इज इक्वल टू रो RT बाई एम, ठीक है। सी देखो, फर्स्ट ओवरटोन सही है ना, थर्ड हार्मोनिक इसका 3 गुना। फिर कहता है ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस द लेंथ। कहता है ओपन पाइप का अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो दुगना होना चाहिए लेंथ, तो फंडामेंटल में क्या होगा? उसके लिए V अपॉन 12 ना बेटा, है ना। तो 2 इंटू 12 करेंगे तब ना ऐसा बनेगा, तो लंबाई डबल होनी पड़ेगी ना। डी सही है, बोलो। और हमें ढूंढना है क्या बेटा? गलत ना, तो गलत कौन है? बी ऑप्शन। आगे चलो 20 तक, ये लिखा है 13, ये 13 लिखा है। देखो बेटा 13 में 13 कहता है बेटा कि देयर इज ए सेट ऑफ 4 ट्यूनिंग फॉर्क्स, 4 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, वन विथ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज vibrating as 550 hertz. By using any 2 tuning fork at the same time, the following beat frequencies are heard. सबसे कम फ्रीक्वेंसी बेटा 550 है ना। अब कहता है कि ये सारी फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए 4 ट्यूनिंग फॉर्क से, है ना बेटा। अब तुम ऑप्शन में चेक कर लो किस में किसे मिल रहा है। 1 2 3 5 7 8, मतलब बेटा डिफरेंस जो होना चाहिए, है ना, 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए। लेकिन एक का तुमको पता है फ्रीक्वेंसी 550, तो कौन सा हो रहा है? तुम देख लो ए वाले में, ए में कितने का डिफरेंस आएगा बेटा? एक तो है 550, एक है 560, तो डिफरेंस तो 10 हो गया, नहीं चलेगा। आगे चलो, बी भी नहीं हो सकता, सी हो सकता है, चेक करो सी को, तो 8 आ रहा है सही ना बेटा। लेकिन देखो डिफरेंस हमारा 1 का भी आ गया, 2 का भी आ गया, 3 का भी आ गया, है ना बेटा, 5 का भी आ गया, है ना, 7 का भी आ गया। 7 का नहीं आ रहा, देखो 7 नहीं आ पा रहा ना सी वाले में, इसलिए बेस्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। आगे चलो 16 20, देखो बच्चा 16 में क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बेटा कि when a train approaches a stationary observer, अगर कोई ट्रेन स्टेशनरी ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, the apparent frequency of the whistle is NDS, है ना बेटा। तो NDS क्या हो गया बोलो? NDS इक्वल टू N इंटू, कहता है ट्रेन अप्रोच कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, इसका मतलब बेटा सोर्स मूव कर रहा है ना, तो V माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब कहता है बेटा
एंड व्हेन द ट्रेन रिसीड्स अवे, ऑब्जर्वर हमारा n डबल डैश है, तो n डबल डैश क्या है, n इंटू v अपॉन v प्लस वी एस, दूर जाने के लिए। बोलो बेटा, तो अब कहता है देन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी n व्हेन द ऑब्जर्वर सिटिंग इन द ट्रेन इज, ऑब्जर्वर अगर ट्रेन में बैठा होगा बेटा, तो सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना, तो एक्चुअल सुनेगा ना। तुमसे n पूछा है, n निकालने पूछा है ना, तो n डैश और n डबल डैश के फॉर्म में, तो इसको उल्टा कर लो और दोनों को ऐड कर दो, तो वी ट्रेन कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर उल्टा कर दिया जाए और दोनों को ऐड कर दें तो वी ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, n निकालना है, हो जाएगा। आगे चलो, 20 नंबर लिखा है, और देखो बेटा 20 में 20 कहता है बेटा ए ट्रेन blowing its whistle moves with a constant velocity v away from an observer on the ground. The ratio of natural frequency of the whistle to that of measured by the observer is found be 1.2, है ना बेटा, दूर जा रहा है ना, ठीक है। If the train is at rest and the observer moves away from it at the same velocity, तो रेशियो क्या हो जाएगा, सुन बेटा, अगर ट्रेन विसिल करता हुआ मूव कर रहा है, मतलब सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, तो क्या कहोगे, n डैश इक्वल टू n v अपॉन v माइनस v ट्रेन। बोलो बेटा, ठीक है ना। तो अभी कहता है इन दोनों का जो रेशियो है 1.2 है, इसका मतलब बेटा n डैश बाई n इज इक्वल टू 1.2, और ये कितना है, v अपॉन v माइनस वी टी। बोलो बेटा, ठीक है। कहता है अब बताओ, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो उसी स्पीड से, ये कहता है ना रे, इफ द ट्रेन रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, तो अब क्या कहोगे, n डबल डैश बराबर n इंटू, अब कहेंगे बेटा v माइनस वी टी बाई v। बोलो बेटा, सोर्स की वेलोसिटी नीचे लिखते हो ना, ऑब्जर्वर के ऊपर लिखते हो ना, सॉरी गलती हो गई, प्रश्न होना चाहिए, दूर जा रहा था ना, दूर जा रहा था ना बेटा, एक मिनट, तो फिर 1.2 कैसे आएगा, रुको रुको, रेशियो ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी का उल्टा रेशियो, उल्टा रेशियो, उल्टा रेशियो, इसका मतलब n बाई एन डैश इक्वल टू 1.2, और ये बेटा v प्लस वी टी बाई वी। बोलो, ठीक है ना, तो फिर n डबल डैश इक्वल टू n कितना हो जाएगा, v माइनस वी टी बाई वी, ठीक है बेटा। देख दो, इज इक्वल टू n ऑफ 1 माइनस वी टी बाई वी इज इक्वल टू n ऑफ, ध्यान देना रे, 1 माइनस, इसको कैसे बोलेगा, 1 प्लस वी टी बाई वी। बोलो बेटा, तो वी टी बाई वी कितना हो गया, 1 को यहाँ भेज दे, तो वी टी बाई वी हो गया 0.2 ना बेटा, तो 1 माइनस 0.2, ठीक है बेटा। तो अब बताओ n बाई n डबल डैश क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 बाई 0.8 इज 1.25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, समझ गए बच्चा। आगे बोलो, 26, देखो बेटा 26 में क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्या कहता है, देखो बेटा 26 कहता है कि a source which is emitting sound of frequency f is initially at minus r comma 0 और ऑब्जर्वर हमारा बेटा 2r comma 0। देख बेटा, ऐसे मान ले x एक्सिस y एक्सिस, ये हो गया बेटा ओरिजिन, सोर्स हमारा है माइनस r comma 0, सोर्स r डिस्टेंस पे, ऑब्जर्वर है बेटा 2r comma 0, ठीक है। अब कहता है ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग विथ वेलोसिटीज, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है कितना, देखो माइनस रूट टू वी है ना बेटा, दो नेगेटिव है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऐसे हो गया बेटा माइनस रूट टू वी, है ना, और ऐसे वेलोसिटी माइनस रूट टू वी, और सोर्स की वेलोसिटी देखो बेटा, सोर्स की वेलोसिटी इसकी ऐसे
v by रूट टू और ऐसे वेलोसिटी v by रूट टू। ठीक है, जहां v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है क्या, नहीं लिखा है। पहला ऑप्शन देखो बेटा, apparent frequency first increases and then decreases and observer observes the original frequency once during the motion। सुनना बेटा, तो देख बच्चा, अभी वाले कंडीशन में इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा बेटा, ये 45 डिग्री पे होगा ना, बोलो, और इसकी भी 45 डिग्री पे होगा, बोलो, है ना। तो देख बेटा, अभी दोनों पास आ रहे हैं ना, अभी दोनों पास आ रहे हैं ना, तो दोनों बेटा एक्चुअल से ज्यादा सुन रहे होंगे फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि पास आ रहे हैं। अब देख बेटा, ये तो मूव करेगा बेटा इस लाइन पे और ये मूव करेगा बेटा इस लाइन पे, है ना। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना बच्चा कि दोनों आमने सामने होंगे, बोलो, है कि नहीं। इस समय ये ऐसे जा रहा होगा और ये ऐसे आ रहा होगा। अभी देखो, अप्रोच से प्रश्न कुछ भी नहीं है ना तो पास आ दूर जा, कुछ भी नहीं जा रहा बेटा, तो अभी सुनेगा बेटा एक्चुअल। बोलो किसका आंसर, 26 का। देखते हैं बेटा क्या आता है। सो बोलो, बात समझा। पहले क्या हो रहा है, बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी, पहले क्या सुनेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से ज्यादा। यहां क्या सुनेगा बताओ, एक्चुअल से बराबर। और फिर देखो, यहां ये इधर निकल जाएगा और यहां इधर निकल जाएगा। अब क्या होगा, दूरी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगी ना बेटा, बोलो। तो एक्चुअल से कम, तो पहले था बेटा एक्चुअल से ज्यादा, फिर हो गया एक्चुअल, अब फिर हो गया एक्चुअल से कम। इसका मतलब क्या है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी लगातार घट रही है। मान लो एक्चुअल था 100, तो पहले सुना 102, फिर सुना 100, अब सुन रहा 98, तो लगातार घट रहा है ना। तो पहला ऑप्शन कहता है बेटा एपरेंट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज। गलत ना बेटा, लगातार घट रहा है ना, तो ए गलत, बी भी गलत, तो डी इज द बेस्ट ऑप्शन। समझ गए, आगे चलो। अब पूछना बेटा कोई 30 तक। कहा बेटा, नहीं ऐसे मत सोचो बेटा। 100 तो मान लो ये सोर्स है ना बेटा, तो ये इमिट कर रहा है 100 हर्ट्ज, है ना। तब बताओ, मोशन जब स्टार्ट हुआ, यहां से चलना शुरू किया ना अभी, तो अभी वाले कंडीशन में क्या कहोगे, पास आ रहा है ना बेटा, तो सुन रहा है, तो सुन रहा है अभी, तो ये यहाँ आएगा तो 100 सुनेगा, इधर जाएगा तो फिर 98 हुआ। 100 कभी था ही नहीं, 100 बीच में आया एक बार। ठीक, और पूछना है कोई, 28 पूछना है शिवम को। देखो बेटा 28 में, अट्ठाईस कहता है बेटा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए सायरन increases from 400 to 1200 hertz while the amplitude remains the same. Therefore, the ratio of intensity of the 1200 hertz wave to that of 400 hertz कहता है बेटा 1200 और 400 hertz का रेशियो क्या होगा। देख बेटा, क्वेश्चन क्लियर नहीं है अपने आप में, यहाँ होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड कौन सा, प्रेशर एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अगर प्रेशर की बात कर रहा है बेटा, तो आई बराबर डेल पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो वी। यहाँ कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं आता, है ना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एम्पलीट्यूड का रेशियो ना, तो कहेंगे सेम आंसर, नहीं बदलेगा। लेकिन अगर ये बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड को, है ना बेटा, तो कहना पड़ेगा ना हमको डेल पी नॉट बराबर बीटा के ए। अब के आ गया ना ओमेगा अपॉन वी, तो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, है ना। कुछ भी ये लिखा है तो बेटा हम लोग यही मान के चलेंगे कि ये बात किसकी हो रही है, साउंड की हो रही है, क्योंकि आवाज सुनने का मतलब प्रेशर होता है। तो यही मान के चलो कि हमारा क्या है, कि सिर्फ डिपेंड करेगा बेटा किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक, लिखा ऑप्शन डी है इसका आंसर। डी देखा है क्या, तो फिर तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए सायरन 400 से 1200 while its amplitude remain the same. Ratio of intensity of the 1200 hertz wave to that of 400 hertz wave is, हम कुछ नहीं बोल सकते बेटा इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन ही अपने आप में इनकम्प्लीट है।
एम्पलीट्यूड कौन सा बोलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट या प्रेशर, है ना बच्चा। तो चलो नेक्स्ट क्लास में ये करके आओ खत्म। पार्ट 3 में कितना क्वेश्चन है देखो, पार्ट 3 में बेटा 20 क्वेश्चन, और कल क्लास नहीं है। हाँ, अगर कल क्लास नहीं है तो, अगर कल क्लास नहीं है तो पर संडे भी है, और संडे तो वैसे भी है, क्लास है चाहे नहीं है, मत करना क्लास। हाँ? मत करो, सिर्फ फिजिक्स पढ़ो, ठीक है। तो देख बेटा, ये साउंड वेव के खत्म पूरा खत्म कर लेगा। अब अगर मंडे को डिस्कस करें तो साउंड वेव कंप्लीट। हाँ, अरे एक्सरसाइज 3 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्या? देखो एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 में है 20 क्वेश्चन, और पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन। थोड़ा जोर लगाओ। पहले एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 करेंगे। ऑर्डर बताता हूं क्या क्या करेंगे डिस्कस। पहले करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, ठीक। फिर करेंगे 2 पार्ट 4, फिर करेंगे 3 पार्ट 2, फिर करेंगे 3 पार्ट 1, फिर करेंगे 2 पार्ट 2। ये ऑर्डर से डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं तो समझ गया तुम कितना करना है, नहीं। नहीं, कोई इसका बेटा खत्म कर ले पूरा, कोई इस करके एक बार सरफेस टेंशन भी करना है ना, हीट का भी करना है डिस्कस, है ना। चलो बच्चा, बाय।